नमस्कार बच्चों, आज आपका विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। मैं दीपिका सिंह आज आपको कक्षा 8 विज्ञान का पाठ मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में चर्चा करूंगी, जिसमें आप जो लर्निंग आउटकम आपका है, बच्चे मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बना लेते हैं। आप आज के पाठ के अध्ययन के बाद मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बना लेंगे और जो बच्चे संश्लेषित रेशे होते हैं उनकी भी पहचान आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है विज्ञान की कक्षा में, मतलब विशेष ज्ञान में। तो बच्चों, आप अपने जहाँ बैठे हुए अपने चारों ओर वस्तुओं को देखिए कि आपके आसपास कौन सी वस्तुएं, आप मुझे जिसमें देख रहे हैं वो किस प्रकार की वस्तु है। और आप दैनिक दिनचर्या में बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आप जिस पे बैठे हैं, कुर्सी, मेज़, वो सब चीज़ें आप मन में सोचिए कि वो क्या हैं वस्तुएं और कैसी वस्तुएं हैं। तो चलिए आगे मैं आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ और फिर हम चर्चा करते हैं। ये क्या है भैया बच्चों? गिलहरी। ये पेड़ का चित्र है। फिर मशरूम, ये तो आप सब जानते ही होंगे। मछली, पशु पक्षी। एक बार ये सारे फल फ्रूट्स हैं। फिर कुछ चित्र इधर दिखाए जा रहे हैं और आप इनके बारे में देखिए और सोचिए। ये मकान का चित्र है। ये गाड़ी है जिसका दैनिक जीवन में आप बहुत ही उपयोग करते हैं। ये सॉफ्ट है जिसको आप अपने दिनचर्या में लेते हैं और खेल का कार्य पूर्ण करते हैं। ये टॉर्च। ये स्टील के बर्तन। आपकी माँ घर में बहुत सारे स्टील के बर्तन उपयोग में लाती हैं ना। तो आपने देखा होगा कि किचन में बहुत तरह के बर्तन होते हैं। स्टील के बर्तन होते हैं, प्लास्टिक के भी बर्तनों का उपयोग होता है, कांच के बर्तनों का भी उपयोग होता है। बहुत तरह के बर्तन तरह तरह के आप उपयोग में लेते हैं। और ये क्या है? सोफ़े का चित्र है। आप अपने घर में देखते हैं कि आप अपने घर को सुसज्जित करने के लिए बहुत सारे साधनों का उपयोग करते हैं। तो जिसमें सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, बहुत सारी अलमारियाँ, बहुत चीज़ें आप उपयोग में लाते हैं। सोचिए इन चीज़ों में क्या अंतर है दोनों चीज़ों में। अगर दोनों चीज़ों की तुलना करें तो कुछ चीज़ें प्राकृतिक निर्मित हैं, मतलब कुछ चीज़ें होती प्राकृतिक ने बनाई हैं जिन्हें हम नहीं बना सकते। जैसे सोफ़ा तो हमने बनाया है, सोफ़ा को क्योंकि लकड़ी की कटाई छटाई करके हमने सोफ़े का निर्माण किया है। लेकिन सोफ़े का निर्माण किससे हुआ है? लकड़ी से हुआ है। तो लकड़ी क्या है? लकड़ी का निर्माण तो हमने नहीं किया, लकड़ी अपने आप प्रकृति में आई और उसका उपयोग करके हमने सोफ़े का निर्माण किया है। अब देखिए जो कपड़े हम उपयोग में लाते हैं, तो ये कपड़े कैसे बनते हैं? आपने कक्षा 6 के पाठ में जो रेशे का पाठ है उसमें पढ़ा होगा कि कैसे जो है तंतुओं से कपड़ा बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के कपड़े बनते हैं ना। आपने कक्षा 6 में पढ़ा हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, जो प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं से बनते हैं। तो प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं से हम जिन वस्तुओं का निर्माण अपने उपयोग में लेते हैं वे मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। देखिए ये जूते चप्पल हैं। जूते भी कई तरीके के बने होते हैं। कब छोटे बच्चों के जूते आपने देखे होंगे, कपड़ों के बने होते हैं, लेदर के बने होते हैं, और बहुत जानवरों के चमड़े का उपयोग करके भी जूतों का निर्माण किया जाता है, जिसे हम अपनी दिनचर्या में उपयोग में लाते हैं। तो देखा आपने कैसे हम चीज़ों का उपयोग करके अपने उपयोग के लिए उन्हें कैसे उपयोग में लाते हैं कि उन्हें अच्छा, सुंदर, सुसज्जित बना लेते हैं कि जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो बच्चों, अब आपको समझ में आया कि मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं और प्राकृतिक वस्तुएं क्या हैं। कि जो प्रकृति में अपने आप वस्तुएं बन करके आती हैं, जो प्रकृति ने अपने आप बनाया है, वो प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। और उन प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके हम अपने अनुसार चीज़ों को बनाते हैं, वो मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि जो मानव निर्मित वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं, वो मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है, कि उसका निर्माण हमने क्यों किया। तो देखा जाए तो जब मानव का विकास हुआ तो मानव कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे ना। तो जंगलों में जब रहते थे तो उनका जो उनके पास पहनने के लिए क्या था? पहले वो नग्नावस्था में रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने पेड़ पत्तों के उपयोग में लाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने कपड़ों का बिनना, कताई, बुनाई शुरू किया और अब विभिन्न प्रकार के पोशाकों का वो उपयोग में लाते हैं। तो कैसे जो मानव है अपनी कुशल बुद्धि से विकास करने लगा, कपड़ों का विकास हुआ, बहुत चीज़ों का धीरे धीरे उसने विकास किया। सबसे पहले वो जानवरों में फलों को खाते थे, फिर धीरे धीरे शिकार करना शुरू किया। शिकार करने के बाद अब तरह तरह के जो फल फ्रूट्स वगैरह हैं उनको लेकर के वो तरह तरह के व्यंजनों को निर्माण करने लग गए हैं। तो देखा जाए तो मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ने लग गई है।
पहले मानव के जो मानव की जो ज़रूरतें थी वो सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे मानव ने अपनी उपयोगिता को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया और उसने अपनी बुद्धि की और कौशल के अनुसार चीज़ों का विकास कर लिया। धीरे धीरे वो अपनी आवश्यकताएं जो उसकी थी, धीरे धीरे उसी हिसाब से उसने अपने आप को डाल लिया कि हमें, पहले मानव क्या होता था, नदियों से सीधे जल को पीता था, हाथ में लेकर के पीते थे। धीरे धीरे हाथ में लेकर के पीते थे तो उन्हें दिमाग आया कि चलिए हम इसको हाथ के बजाय बर्तन बनाना शुरू करें। तो फिर उस समय मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, मिट्टी के बर्तनों में उपयोग होने लगा। धीरे धीरे बर्तनों ने और विकास का क्रम ले लिया कि मिट्टी के बर्तन ज़्यादा सुटेबल नहीं होते थे, टूट जाते थे कुछ समय पश्चात। तो धीरे धीरे जब मनुष्य को धातुओं का ज्ञान हुआ तो उन्होंने धातु के बर्तन बनाने शुरू कर दिए धीरे धीरे, और धातुओं में भी विभिन्न धातुओं के बर्तनों का उन्होंने भी उपयोग कर लिया। और उसके अलावा कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि भी मानव निर्मित वस्तुओं का एक प्रमुख कारण है। सभ्यता विकास भी मानव निर्मित वस्तुओं का बहुत बड़ा कारण है। तो हम पहले हम इन पे चर्चा कर लेते हैं, सभ्यता विकास और जनसंख्या वृद्धि पर, क्योंकि जैसे जैसे पहले क्या था, जनसंख्या कम थी या छोटी थी कह लें, अब धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लग गई, आवश्यकताएं भी बढ़ने लग गई, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी मनुष्य ने मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता को बढ़ा दिया धीरे धीरे। अब पहले घड़े का पानी पीते थे, अब ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, तो धीरे धीरे और क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर का निर्माण मनुष्य ने कर लिया अपनी बुद्धि और कौशल से, कि अब उसे और ठंडा पानी मिलेगा, वो अपनी प्यास और बुझा सकेगा। तो देखिए धीरे धीरे कैसे मानव ने मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में सोचा और अपने कौशल बुद्धि विकास द्वारा सब चीज़ों का निर्माण कर लिया। तो कह सकते हैं कि मनुष्य इतना कौशल और बुद्धि में विकसित हो गया है कि धीरे धीरे बहुत चीज़ों का निर्माण वो कर रहा है। जैसे कि आप मुझे अपनी टीवी पर देख रहे हैं, इस समय कोविड-19 के दौरान, इस महामारी के दौरान इतनी ज़्यादा समस्या है कि लोग एक दूसरे से पहुंच नहीं पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपका स्कूल बंद है और आप मुझे टीवी के द्वारा अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा साधन आपको मिला है। तो ये क्या है, मानव की बुद्धि और कौशल का ही तो एक विकास है कि जिसके आधार पर आप मुझे टीवी में सुन रहे हैं और अपने कोर्स को भी पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इस समय तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा घर में बैठे हुए हैं, अपना उन्हें पढ़ाई भी करनी है, क्लास को पूर्ण करना है। तो ये मनुष्य का एक विकसित साधन है जिसके द्वारा मैं आपसे मिल रही हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ मैंने यहाँ पे चित्र आपको दिखाए हुए हैं प्राकृतिक वस्तु और मानव निर्मित वस्तुओं के। अब इन प्राकृतिक वस्तु और मानव निर्मित वस्तुओं में हम इनको चिन्हित करते हैं कि कौन से प्राकृतिक वस्तु हैं और कौन से मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो पहला चित्र आप देख रहे हैं, ये कार का है। कार बनी तो मेटल की होती है, लेकिन इसे आकार किसने दिया, मनुष्य ने दिया। तो ये क्या होगी, मैन मेड थिंग, ये क्या हो जाएगी, मानव निर्मित वस्तु। अब इसी तरीके से ग्रेन का मतलब अनाज खेतों में उगता है, ये तो मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति अपने आप ही, हम बीज डालते हैं और पौधे बन जाते हैं, अनाज आ जाता है। तो ये क्या होगा, ये नेचुरल चीज़ है, ये क्या है, नेचुरल चीज़ है। इसी तरीके से एग भी नेचुरल है भाई, उसको भी हम नहीं बना सकते, वो तो जानवरों के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। फिर अगला चित्र है शर्ट का चित्र। शर्ट किससे बनता है, आपने तंतु से वस्त्र तक का पार्ट पढ़ा हुआ है, उस पार्ट में आपने पढ़ा था कि तंतु से कैसे शर्ट बनाया जाता है। तो ये वो चित्र है। तो मतलब तंतु तो प्राकृतिक हुआ, क्योंकि हम निर्भर तो प्राकृतिक चीज़ों पर हैं, लेकिन हमने बनाया उन्हें अपने उपयोग के लिए। तो ये जो शर्ट है वो क्या होगी, ये मानव निर्मित वस्तु में आ जाएगी। ये बारिश का चित्र है। बारिश अपने आप होती है, हम नहीं तो इसे करवा सकते, ना तो बना सकते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल, मतलब प्राकृतिक वस्तुओं में ये आती है। फिर अगला चित्र है सेब का। तो सेब क्या है, सेब भी नेचुरल चीज़ है, मतलब प्राकृतिक ने बनाया हुआ है इसे। अगला चित्र सोप का है। सोप मतलब साबुन में हम उपयोग प्राकृतिक चीज़ों का ही करते हैं। बहुत सारे साबुन हम इसे कपड़े धोने के लिए भी उपयोग में लाते हैं, नहाने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। कई चीज़ों को मिला करके ये साबुन का निर्माण किया जाता है। तो ये क्या होगा, मैन मेड थिंग, मानव निर्मित वस्तुएं। रग जो हम पैर घर के अंदर घुसते हैं तो हमारे दरवाजे पर एक मैट पड़ा हुआ है, होता है ना बच्चों, तो ये वो रग है। बैठ के आगे भी डालते हैं और कमरे के दरवाजे के बाहर, बाथरूम के बाहर सब रग डालते हैं ना। तो ये रग भी किससे बना होता है, तंतुओं से बना होता है ना, मतलब रेशे जो हमारे होते हैं। तो ये क्या है, मैन मेड है, मतलब इसे
आदमी ने ही बनाया है। उपयोग तो रेशे का किया है। दूध क्या है? दूध जो है वो प्राकृतिक है, क्योंकि ये किससे प्राप्त होता है? हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतु इसके प्रमुख स्रोत हैं। तो दूध क्या है? नेचुरल चीज़ में आ जाती है। फुटबॉल भी लेदर का बना हुआ होता है, और कपड़े के भी आते हैं, लेदर के भी आते हैं। तो ये मैन मेड मतलब मानव निर्मित वस्तु के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर प्लांट का चित्र है। प्लांट भी प्राकृतिक है, अपने आप उगता है, लगाते हम हैं। और कभी कभी तो बीजों के द्वारा आपने देखा होगा कि जगह जगह पर पीपल के पेड़ अपने आप जग जाते हैं, क्योंकि वो बीज उड़ करके आते हैं, और बीज उड़ करके आने के बाद अपने आप पौधे का निर्माण कर लेते। कभी छत पर, कहीं भी। घर में आपकी दादी और नानी लोग बहुत परेशान रहती हैं ना कि अरे पीपल को निकालना पड़ेगा, ये तो दीवार को तोड़ देगा। तो ये भी अपने आप ही आ जाता है ना। तो ये भी प्राकृतिक ही वस्तुओं में आता है। ब्रेड आटे की बनी हुई होती है। इसे मनुष्य ने ओवन में पका करके एक निश्चित तापमान पर पका के बनाया है। ये भी मैन मेड वस्तु में आ जाता है। अगला चित्र है किताब का। ये किताब भी पेड़ों की छालों का निर्माण करके ही पेपर का निर्माण किया जाता है, उसके बाद ही पुस्तकों का विकास होता है। तो ये भी मैन मेड वस्तुओं में ही आ जाती हैं। फिर पेपर बैग भी कागज़ का ही बना हुआ होता है। पेपर बैग पॉलीथीन का भी बना हुआ होता है। तो कई चीज़ों से भी हम पेपर बैग का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो हम इसका इनिशियल मटेरियल लिया है, मतलब इसका जो प्राथमिक तत्व है, वो जो है प्रकृति द्वारा ही मिला हुआ है। तो ये जो पेपर बैग हुआ वो क्या हो गया? फिर मैन मेड मतलब मानव निर्मित वस्तु हो गया। सनलाइट, सूर्य ही जो है ऊर्जा का प्रथम स्रोत है। तो सनलाइट तो हमारी प्राकृतिक वस्तु में ही, नेचुरल वस्तु में भी आ जाती है। ये कैमरा जिसके द्वारा हम फोटो खींच सकते हैं, शायद मेरा वीडियो शूट भी आपके यहाँ कैमरे द्वारा ही पहुँच रहा है, तो ये भी मानव ने ही बनाया है। इसे क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग। ये गाय क्या है? नेचुरल थिंग है। स्ट्रॉबेरी भी नेचुरल द्वारा अपने आप बनाई गई है। विंड, अब जो ये हवा है हमारे चारों ओर पाई जा रही है, क्या हम इसका विकास कर सकते हैं, बना सकते हैं? नहीं, ये प्राकृतिक में अपने आप पाई जाती है। ये भी नेचुरल थिंग में आ जाते हैं। फिर ट्री, पेड़ को भी आपने देखा हुआ, ये किस में आते हैं? ये भी नेचुरल थिंग में आ जाते हैं। अब मैंने आपको कुछ चित्रों का अभ्यास करा दिया है, तो अब आप अपने आप प्राकृतिक निर्मित वस्तु और मानव निर्मित वस्तुओं में अंतर आराम से कर सकेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अभी मैंने आपको प्राकृतिक निर्मित और मानव निर्मित वस्तुओं में विभेद करना बताया कि आप प्राकृतिक वस्तु और मानव निर्मित वस्तुओं को कैसे अलग अलग उन्हें छांट सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो हमारी मानव निर्मित वस्तु हैं उसने कहाँ तक की विकास हासिल कर लिया है, और उस पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे, या कह लें कि उसका एक छोटा सा वर्गीकरण कि कैसे हम इन मानव निर्मित वस्तुओं को वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्त्र, हमारे घरों में वस्त्रों का बहुत उपयोग होता है। हम बचपन से लेकर बड़े तक की कपड़ों का उपयोग करते हैं। हाँ, हमारे आकार में वृद्धि हो जाती है, हम विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उपयोग जन्म से लेकर मृत्यु तक करते हैं उसके अलावा भी हमने प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, हम मौसम के अनुसार भी अलग अलग वस्त्रों का उपयोग करते थे। बारिश में हम बारिश से बचने के लिए थोड़े से ऐसे वस्त्रों का उपयोग करते हैं जो पानी कम सोखते हैं। सर्दियों में हम वूलन कपड़ों का उपयोग करते हैं जिसमें गर्मी हमारे शरीर को मिलती रहे, और जो सर्दी में हम वूलन वस्त्रों का उपयोग करते हैं जिससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती रहे, और गर्मियों में हम सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं कि जिससे जो बाहर का वातावरण है उन सूती कपड़ों से हमें बचा सके, हमारे शरीर को हवा प्रदान कर सके। तो वस्त्रों का उपयोग हम कहीं ना कहीं से करते आ रहे हैं। और वस्त्रों का वर्गीकरण जो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी वो 4 प्रकार से वस्त्र: सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र और टेरिलीन वस्त्र। तो वस्त्रों में जो रेशे प्रयुक्त किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूती वस्त्र किसके बने होते हैं? सूती धागे से बने होते हैं, और सूती धागे हमें किससे बनाते हैं? हम आगे कपास से बनाते हैं। आपने कक्षा 6 के पाठ में रेशे वाला जो पाठ पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के जो रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे होते हैं। तो ये प्राकृतिक रेशा ही एक तरीके का हुआ, क्योंकि कपास हमें पौधों से प्राप्त होता है। देखिए चित्र देखिए, पौधे से प्राप्त होता है। इस कपास के फिर धागे बनाए जाते हैं, धागे की बुनाई होती है, बुनाई के बाद कपड़े का विकास होता है। फिर तरह तरह के कपड़े फैक्ट्रियों के द्वारा हमारे तक पहुंचते हैं। जो आप स्कूल में यूनिफॉर्म आपको जो मिलती है,
क्या कैसे मिलती है? क्योंकि वो कपड़ा बाहर से कपड़ा बन करके आता है बाजार से, फिर उसको आपके यहाँ टेलर, स्कूल में टेलर होते हैं ना, टेलर को सिलाई कराया जाता है आपके नाप के अनुसार और आपको फिर वो ड्रेस दी जाती है। तो ये ड्रेस क्या हो गई, फिर मानव निर्मित हो गई, लेकिन उसका जो विकास है वो प्राकृतिक वस्तु द्वारा ही हुआ है। हम कहीं ना कहीं निर्भर तो हम प्राकृतिक वस्तुओं पर ही हैं, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु हमें नहीं मिलेगी तो आगे का निर्माण हम वो कैसे करेंगे। फिर ऊनी वस्त्र आ जाता है। ऊनी वस्त्र ऊनी धागे से बनते हैं और वो किससे मिलते हैं, हमें जंतुओं के बाल से मिलते हैं। ये देखिए, ये भेड़ का चित्र है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसके बाल कटाई होती है, सफाई होती है, सफाई के बाद इन्हें बिना जाता है, बिनने के बाद ऊन का निर्माण होता है, फिर ऊन की भी बिनाई होती है और फिर हमारे तक वो स्वेटर के रूप में पहुंचते हैं। फिर आता है रेशमी धागे। अब शादी ब्याह में तो आप कहते हैं ना कि माँ हमें चमकदार और बिल्कुल रेशमी कपड़ा लेंगे, तो वो किससे बनता है, रेशम धागे से बनता है। बच्चों किससे बनता है, रेशमी धागे से बनता है। और रेशमी धागे कहाँ से मिलते हैं हमें, रेशम धागे हमें मिलते हैं रेशम के कीट से। ये देखिए कीट देख रहे हैं आप, रेशम का कीट आपने देखा, ये शहतूत के पेड़ों पर रहते हैं और इसका पालन किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका पालन किया जाता है रेशम के कीटों का। अगर रेशम के कीट की आप पूरी जीवन चक्र देखें तो रेशम का कीट का एक कोकून बनता है। ये देखिए कोकून देख रहे हैं ना, ये वाला, ये इसकी लाइफ साइकिल के थर्ड फेज में कोकून बनता है जिसके अंदर इसका छोटा सा बच्चा रहता है। तो इस कोकून के कहते हैं कि इसके अंदर जो छोटा बच्चा होता है उसको मार दिया जाता है, फिर ये निकाला जाता है कोकून। उसके बाद इसको साफ करके रेशम का धागों का निर्माण किया जाता है। फिर उससे हमें विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ, सूट, और आपने देखा होगा कि लहंगे जो आप पहनते हैं उनमें कढ़ाई भी हमारे रेशम से जो होती है वो किससे मिलता है, रेशम कीट से मिलता है। और रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, रेशम कीट का पालन, रेशम कीट जो पालन है उसको इंग्लिश में सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। ये आपने पहले भी एक पार्ट में पढ़ा हुआ है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि शायद आप उसकी पुनरावृत्ति साथ के साथ कर सकें। फिर आता है हमारा टेरिलिन। ये तो हमारे तीनों प्राकृतिक रेशे हो गए, सूती, ऊनी, रेशमी। टेरिलिन हमारा संश्लेषित रेशे में आता है, क्योंकि ये तो सूती, ऊनी, रेशमी तो ये हमें जानवरों से, पेड़ पौधों से प्राप्त हुए, तो ये प्राकृतिक रेशों में हो गए। टेरिलिन संश्लेषित रेशा है, ये रेयॉन वगैरह से बुन करके बनाया जाता है। ये भी कपड़ा सूती वस्त्र की तरह देखने में चमकदार होता है। एक अंतर ये होता है कि ये हमारे टेरिलिन वगैरह हैं, संश्लेषित रेशे हैं, ये शायद प्राकृतिक रेशों से सस्ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है मानव निर्मित वस्तु हैं तो ये हल्के भी होते हैं। और जो हमारे सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र होते हैं वो प्राकृतिक द्वारा निर्मित हैं, तो ये थोड़े से महंगे भी होते हैं। और देखा जाए तो टेरिलिन देखने में चमकदार और फैंसी कपड़ों में आते हैं। अब आते हैं कि हमने देखा कि मानव निर्मित वस्तुओं में वस्त्र का कैसे उपयोग हुआ। अब घरेलू कार्यों में मानव निर्मित वस्तुओं का हम कैसे उपयोग करते हैं। कपड़ा धोने से लेकर के हम अपने मनोरंजन तक की मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते आ रहे हैं। मानव ने अपने सूझबूझ के द्वारा चीज़ों का इतना विकास कर लिया है कि जब उसे कोई कमी लगती है तो वो उन चीज़ों को खोज ही लेता है जिससे वो अपनी पूर्ति कर सके। जैसे कि कपड़ा धोने के लिए पहले हाथ से धोए जाते थे कपड़े, और कपड़े धोने के लिए प्लास्टिक की बाल्टियाँ, टब, धीरे धीरे वॉशिंग मशीन ने स्थान ले लिया है आपके घरों में। अब वॉशिंग मशीन में भी कई तरह की वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं, उनको धोने के लिए कई तरह के डिटर्जेंट्स हैं और कई तरह के साबुन आ गए। नहाने के प्रसाधन में भी आप कई तरह के साबुनों का उपयोग करते हैं। तो ये सब मानव के द्वारा ही निर्मित वस्तुएं हैं। अब अगर आप अपने किचन में जाएं तो किचन में भी देखते होंगे कि माँ कई सारी चीज़ें उपयोग में लाती है। पहले चूल्हे में खाना बनता था, धीरे धीरे चीज़ों का विकास होता गया, गैस चूल्हे आए, गैस चूल्हों के बाद अवन आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई, अब माइक्रोवेव्स आ गए हैं। बहुत सारी चीज़ों ने हमारे खाना बनाने की प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया है। धीरे धीरे मानव अपने अनुसार चीज़ों का उपयोग करने लगा है। उसके अलावा पहले सिलबट्टे में खाना पीसा जाता था, अब मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर सब आ गए हैं। पानी गर्म करने के लिए केतली का उपयोग हम किचन में करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप अपने किचन में जाएंगे तो आप पाएंगे कि मानव निर्मित वस्तुएं आपने आपके किचन का स्थान ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं बुनाई के लिए। जो ड्रेस आप पहनते हैं वो ड्रेस भी किसने सिली हुई है, दर्जी के द्वारा सिला के लाते हैं। घर में भी माँ छोटा मोटा सिलाई का काम करती है। कभी कोई सिलन उधर जाती है तो वो किससे करती हैं, सिलाई मशीन द्वारा करती हैं। वो सिलाई मशीन किससे बनी हुई होती है, सिलाई मशीन बनती है मेटल से। उसमें कई तरह की धातुओं का उपयोग करके उस चीज़ को बनाया जाता है, लेकिन उसको किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। उसमें आप देखते हैं कैसे चलती है, धागा डाला और सब तरीके के प्रक्रिया द्वारा उसमें सिलाई हो जाती है और कपड़ा कितनी आसानी से और कितना बढ़िया सिल जाता है ना। आगे आते हैं मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए जो है मानव ने
टीवी रेडियो, पहले से ही उसको हर चीज़ का शौक़ रहा है, टीवी रेडियो, और आप मुझे देख रहे हैं कैमरा शूट के द्वारा, तो ये भी सारा मानव के ने ही निर्माण किया हुआ है, मानव के द्वारा ही बनी हुई चीज़ें हैं। अब आपने अपने किचन और घर में देखा कि आपने क्या क्या चीज़ें उपयोग में ली हुई हैं। अब हम जिसके अंदर रह रहे हैं, शायद वो भवन भी मानव ने ही बनाया हुआ है। पहले जंगलों से हमारे घर तक का विकास जो हुआ है कि देखिए कितना अनोखा रहा है। हमने कितने तरह के हाउस पड़े हुए हैं। पहले गांव के घर कैसे होते थे, मिट्टी के घर होते थे, फिर धीरे धीरे टेंट हाउस, कई तरीके के कैरावैंस, अब तो लोग कार में भी घर बना लिए हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत तरह के घरों का विकास हो चुका है। लेकिन अगर हम नॉर्मल एक भवन निर्माण की बात करें तो जो भवन निर्माण होता है वो किससे किससे होता है? ईंट से, सीमेंट से, बालू से, सरिया, पत्थर, ये सब मिला करके ही भवन का निर्माण किया जाता है। और कैसे होता है? पहले भवन की नींव रखी जाती है, एक तरीके का बालू सीमेंट को मिला करके एक अच्छे रेशियो में उसको मिला करके नींव का निर्माण करते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, फिर उसकी छत डालते हैं। लेकिन एक ध्यान और बच्चों, आपको एक चीज़ और जानकारी देना चाहूँगी कि जब आप घर बनाते हैं तो घर में पानी का छिड़काव हफ्ते भर तक की ज़रूर करना चाहिए। और वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो सीमेंट और मसाला घोल के दीवारों में लगाया जाता है, तो अगर हम पानी का छिड़काव करते हैं तो वो उसमें जो है क्रिस्टल बन जाते हैं। क्रिस्टल बनने से दीवार जो है मजबूत हो जाती है। अगर हम पानी का छिड़काव नहीं करेंगे तो दीवार कमज़ोर रह जाएगी। ठीक है, इसका एक कारण ये भी है बच्चों कि यदि हम पानी का छिड़काव करते हैं तो क्या होता है, पहले हम दीवार खड़ी करते हैं, फिर उस पर दीवार पे हम प्लास्टर करते हैं। यदि हम पानी का छिड़काव नहीं करते हैं तो जब प्लास्टर करते हैं तो अंदर की दीवार ज़्यादा गीली होती है, बाहर की सूखी हुई होती है। तो क्या होता है, जब बाहर की दीवार सूखने के बाद जब अंदर की दीवार सूखती है तो जो पानी की वाष्प बाहर आती हैं, तो वो जो पानी की वाष्प जो बाहर आती हैं तो वो बाहर वाला जो लेयर होता है उसको तोड़ देती हैं। तो इसलिए वो सीमेंट का जो प्लास्टर होता है वो टूट जाता है। इसलिए भवन निर्माण के समय हमें भवन में पानी का छिड़काव अवश्य करते रहना चाहिए, जिससे कि भवन मजबूत बने। तो आपने देखा कि मानव ने कहाँ कहाँ तक कि अपना विकास कर लिया है। आगे बढ़ते हैं औषधि के रूप में। हमारे घरों में हम अक्सर कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी से त्रस्त रहते हैं। अभी कोविड के समय में ही देख लीजिए, इतनी बड़ी महामारी आई हुई है और लेकिन इसके अभी वैक्सीन का निजात नहीं हो पाया है। लेकिन मानव इतना चतुर है कि निश्चित ही हमारी इस वैक्सीन का खोज वो कर लेंगे और हमें एक निश्चित समय अंतराल में वैक्सीन मिल जाएगी। उसके अलावा हम विभिन्न बीमारियों पर भी बहुत सारी औषधियों का उपयोग करते हैं। डॉक्टर और औषधियों का उपयोग हम करते ही हैं। अगर हम पैर में चोट लग जाए तो आप देखते हैं कि उसमें डॉक्टर कैसे उसको साफ़ करते हैं, कॉटन का उपयोग करके खून साफ़ करने के बाद उसमें अच्छी कोई एंटीसेप्टिक लगा के पट्टी बांध दे देते हैं, जिससे आपका खून रुक जाता है और कुछ समय में वो घाव भर जाता है। तो इसका मतलब कि और उसके अलावा हमें सर्दी है तो हम सर्दी की दवा ले लेते हैं। या देखिए, बच्चे के जन्म के पश्चात ना बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घरों में माँ जो है बच्चों को हॉस्पिटल ले जाती हैं और नियमित समय पर वैक्सीन करवाती हैं ना बच्चों का। तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी भयंकर बीमारियां हैं जो बच्चों को लग सकती हैं, इसलिए वैक्सीन उन्हें दिया जाता है। तपेदिक, हैजा, बहुत सारी जो बीमारियां भयंकर बीमारियां हैं तो उनका उपयोग उनके लिए हम दवाओं का उपयोग करते हैं और उन रोगों से हम अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। हाँ, एक और सलाह आपको दूंगी, दवाएं आप अपने हाथ से नहीं लीजिएगा। अगर कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाइएगा और डॉक्टर की सलाह से दवा लीजिएगा। अपने आप तो आपको अपना उपचार नहीं करना है, ठीक है ना। छोटी मोटी चीज़ों का उपचार आप कर सकते हैं। सर्दी है तो आप विक्स इनहेलर लगा सकते हैं, चोट लगी है, थोड़ा सा मोच है तो वोलिनी जेल का उपयोग कर लीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा बीमारियों के लक्षण वगैरह पता चलते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर के ही दवा लेंगे, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़रूरी जो विषय है कृषि का, क्योंकि हम सब निर्भर हैं किस पर? भोजन पर। भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? चलिए, हम बहुत तरह की चीज़ें बना लेते हैं। अगर हम फल फ्रूट नहीं मिलेगा हमें, या भोजन अन्न वगैरह नहीं मिलेगा तो क्या हम रह पाएंगे? नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों पर बहुत ही डिपेंड हैं। और उन चीज़ों की खेती कौन करते हैं? हमारे छोटे किसान करते हैं। तो कृषि कार्यों में भी बहुत सारा मानव निर्मित वस्तुओं का निर्माण हुआ है। जैसे ये देखिए,
ये हंसिया का आकार का है, खेत काटने के लिए ये उपयोग होता है। ये खुरपी है खेत की गुड़ाई के लिए। इसी तरह फावड़ा वगैरह है, आपने देखा होगा, ये बने सारे एक ही मेटल के होते हैं, लेकिन इनका आकार अलग अलग होता है और इनका कार्य भी अलग अलग होता है, जिससे कि वो खेत के कार्य को आसानी से कर सकते हैं। अब धीरे धीरे मानव ने इतना विकास कर लिया है कि खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर, खेतों को काटने के लिए इतनी स्पेशल मशीनों का आविष्कार कर लिया है कि हमें बहुत अच्छे से जो हमारे धान, खेती, चावल वगैरह होते हैं कट के आसानी से हमें मिल जाते हैं। अब आगे आते हैं कृषि के बाद संश्लेषित रेशे के बारे में। तो ये अभी जैसे हमने आपको वस्त्र के बारे में बताया था, तो ये जो संश्लेषित रेशे हैं, हाँ, वो कृत्रिम ही होते हैं। अगर दोनों में अंतर देखा जाए तो जो कृत्रिम सूत होते हैं वे सूत या रेशे हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से नहीं बनाया जा सकता है। ये नायलॉन, रेयान, एक्रिलिक आदि हैं। ये क्या होता है, अगर इनको सूती कपड़ों के साथ में अंतर किया जाए तो ये अगर इनको धोया जाएगा तो ये जल्दी सूख जाते हैं सूती वस्त्रों के उसमें, और ये थोड़े से सस्ते होते हैं प्राकृतिक वस्तुओं से। और फिर आ जाता है प्लास्टिक। प्लास्टिक का भी उपयोग आजकल बहुत मानव करने लग गया है अपने उपयोग के लिए, क्योंकि हम बाज़ार जाते हैं, बहुत सारा सामान लेके आते हैं, तो हम प्लास्टिक में उस चीज़ को रख करके आसानी से ले आते हैं और प्लास्टिक की थैली टूटती नहीं है। लेकिन प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही खतरनाक है, तो इसलिए उसका उपयोग कम ही करिए। आइए अब प्लास्टिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें गर्म करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे होते हैं जिन्हें दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं, कुछ प्लास्टिक को उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यानपूर्वक प्लास्टिक का उपयोग करना है। उदाहरण के रूप में देख लें तो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है पॉलीथीन, पॉलीवाइलिन क्लोराइड, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है मेलामाइन, बेकेलाइट। जो आपके घरों में स्विच बने होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं, और जो आपके किचन में बर्तन यूज़ होते हैं मेलामाइन के, वो सारे किसके बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अब आइए देखिए, मैं कुछ चित्र दिखा रही हूँ, इसमें आपको थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक को अलग करना है। ये प्लास्टिक का डिब्बा क्या है? ये थर्मोप्लास्टिक में आता है। फिर ये आते हैं मेलामाइन के बर्तन है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आ जाते हैं। ये प्लास्टिक का हैंडल जो आपके बर्तन में लगा होता है, जब आप चाय वाय बनाते हैं तो आपको गर्म महसूस नहीं होता, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना हुआ होता है। प्लास्टिक की बोतल, ग्लास, ये बैग, ये सारे क्या हैं? थर्मोप्लास्टिक में हैं। बच्चों के टॉय खेलने के लिए बनते हैं, जो टॉय में प्लास्टिक यूज़ होता है वो थर्मोप्लास्टिक यूज़ होता है। स्विच बोर्ड जो आपके घरों में लगा हुआ है वो क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि जो हमारे चारों ओर जीव जंतु और पेड़ पौधे दिखते हैं हमें, वो क्या हैं? प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं हैं। इनका उपयोग करके ही हम मानव निर्मित वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे मकान, साइकिल, कार आदि। घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। हमने आज ये भी जाना कि प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक का उपयोग हाँ कम करिए, एक बार फिर आपसे कहूँगी और विनती करूँगी आप अपने घर में भी सबको बताएं कि कैसे इसका उपयोग करना है। सूती, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, सूती रेशे जो होते हैं उनसे जो वस्त्र बनते हैं वो सूती वस्त्र कहलाते हैं, और जो सूती रेशों से और जो वस्त्र बनते हैं वो नायलॉन, टेरिलॉन वस्त्र कहलाते हैं। अब एक एक्सरसाइज करते हैं बच्चों इसी के बारे में। स्तंभ का और खा को मिलाना है। मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं क्या कहलाती हैं? कृत्रिम वस्तुएं। क्या कहलाती हैं? कृत्रिम वस्तुएं। मकान बनाने में किसका उपयोग होता है? ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट के नए प्लास्टर पर क्या करना चाहिए? पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। रेयान रेशे क्या हैं? रेयान रेशे क्या हैं? कृत्रिम रेशे में आते हैं। तो आपने देखा, इस एक्सरसाइज द्वारा आप समझ गए कि आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा कि ये मानव निर्मित वस्तु क्या चीज़ें हैं और इनको आप प्राकृतिक वस्तुओं से कैसे भिन्नित करेंगे। अब आप एक कार्य करेंगे, प्राकृतिक प्रदत्त वस्तु और मानव निर्मित वस्तुओं का चित्र आप एक कॉपी पर अपने 5-5 चित्र प्राकृतिक वस्तुओं के और 5-5 चित्र मानव निर्मित वस्तुओं के चिपकाएंगे। और इसकी चर्चा आप अपने घर में भी अपने बड़े बूढ़ों के साथ कर सकते हैं कि अपनी समझ को उनके साथ साझा कर सकते हैं। और आस पड़ोस में भी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, उनकी सूची बनाइएगा और इस चैप्टर का अभ्यास करिएगा, पाठ का अभ्यास करिएगा। और आपका धन्यवाद। तो नमस्ते बच्चों।